अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। लहू के ताजरों की सफाकी और स्याहकारियों की लहू रंग दास्तान। लम्हा लम्हा दहशत, लम्हा लम्हा मौत की तरफ बढ़ती हुई कहानी। लहू के ताजर। किस्त नंबर 1। उसने रिवॉल्वर को रोशनी के सामने किया और आहिस्ता आहिस्ता उसे घुमाकर देखा, मगर उस पर कहीं गर्द का कोई जर्रा भी न था। उसने बड़ी नरमी से सलेंसर को रिवॉल्वर की नाल पर फिट किया, फिर उसे कपड़े की उस साफी में लपेट दिया जिससे उसने तेल देने के बाद रिवॉल्वर की सफाई की थी। चंद लम्हों के लिए शहनाज का खौफ तकरीबन मादूम हो चुका था। वो बड़ी दिलचस्पी से बाबर को रिवॉल्वर की सफाई करते देख रही थी। बाबर की उंगलियों में उसे रक्स का सा रिदम महसूस होता था। उसने रिवॉल्वर के पुर्जे अलग करके उन्हें सफ़ेद कपड़े पर रखा और फिर उनकी सफाई की थी। इसके बाद वो पुर्जे दोबारा रिवॉल्वर का रूप इख्तियार कर गए थे और उसी लम्हे शहनाज का खौफ फिर लौट आया था। उसे याद आ गया कि ये एहतमाम किस लिए हो रहा था। उसे यानी शहनाज को एक शख्स को कत्ल करना था और वक्त का तयन एक हफ्ते पहले कर लिया गया था। वो बड़ी तवज्जो से सुनती और तफसीलात जहन नशीन करती चली जा रही थी, मगर अभी एक और बात भी तो थी। अब तो वो दिन ब दिन मजीद खौफ महसूस कर रही थी, क्योंकि वो दिन और वो वक्त आ पहुंचा था। अब ये हकीकत थी कि उसे एक शख्स को कत्ल भी करना था, बाबर के ख्वाब की ताबीर के लिए, उसके मंसूबे की तकमील के लिए। ये सोचते ही खौफ ने उसके जिस्म को तकरीबन शल कर दिया था। अगर वो बाबर की ख्वाहिश के मुताबिक अमल ना कर सकी या अमल कर दिया मगर बाबर की तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सकी तो फिर क्या होगा? उसने जवाब दिए बगैर इस सवाल को जहन से तकरीबन झटक दिया। चलो भाई, अब तैयार हो जाओ, जल्दी करो, बाबर कहता था। शहनाज जानती थी कि वो तबाही और बर्बादी के उस रास्ते पर कदम रख रही है जहां से वापसी तकरीबन नामुमकिन है, मगर फौरन ही उसने सोचा कि तबाह बर्बाद तो वो पहले ही हो चुकी, सब कुछ तो उससे छिन चुका और पिछली बर्बादी के बाद ही वापसी का रास्ता कब उसके लिए खुला था। वो सोचने पर आई और सोचती चली गई। हालांकि इस बार तो उसे इसका इल्म भी ना था कि वापसी मुमकिन नहीं है। वो तो खेल ही खेल में बर्बाद हो चुकी थी। उसने याद करने की कोशिश की कि ये कब की बात है, 4 साल पहले, 5 साल पहले की या फिर उससे भी पहले की। हाँ, कोई 5 साल पहले ही की तो बात थी। यादों के दरीचे अचानक से खुलने लगे थे। इंसान को तबाह करने वाले दिन कोई अनोखे थोड़े ही हुआ करते हैं। आम तौर पर वो आम से दिन होते हैं, बल्कि कभी कभी तो वो तबाह होने वाले को बहुत अच्छे भी महसूस होते हैं। वो तो बाद में उनकी नहूसत का मालूम होता है कि उनकी नहूसत किस किस्म की थी। शहनाज के लिए वो दिन बहुत चुपके से और बहुत खूबसूरती के साथ ही आया था। उस रोज सायरा पहली बार क्लास में आई थी। शहनाज का ताल्लुक कराची के एक मोअज़्ज़ज़ मगर मुतवस्सित घराने से था। उसके वालिद एक सरकारी महकमे में ग्रेड 14 के अफसर थे। वालदा खालिस घरेलू खातून थी। वो 3 भाइयों की अकलौती बहन थी। सबसे बड़ा भाई वालिद के महकमे में क्लर्क था। बाकी 2 भाई अभी पढ़ते थे। उनमें एक बहुत ही छोटा था। वो खालिस सफ़ेद पोश घराना था, जिसे महंगाई के उस दौर में सफ़ेद पोशी का भरम रखना पड़ता था और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम भी था। शहनाज ने मैट्रिक करने के बाद कॉलेज में दाखिला लिया तो उसे लगा कि वो अचानक बड़ी हो गई है। वो खूबसूरत और खुश मिजाज लड़की थी। 3-4 दिन में ही क्लास की तमाम लड़कियों से घुल मिल गई, बल्कि 3 लड़कियों से तो उसकी बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती भी हो गई। उनके आखिरी पीरियड होते तो वो भी घर न जाती, बल्कि कॉमन रूम में बैठी बातें करती रहती। कॉलेज बंद होने के वक्त ही घर के लिए निकलती थी।
क्लासें शुरू हुए 1 महीना ही हुआ था कि सायरा ने उसी कॉलेज में दाखिला लिया। वो न जाने कितने दिनों से किसी और कॉलेज में दाखिले के लिए कोशिश करती रही थी। वहाँ नाकामी के बाद उसने मजबूरन इस कॉलेज में दाखिला ले लिया था। सायरा हर एतबार से दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ सी लड़की थी। पहले पीरियड में ही मिस नसीम ने उसे लेक्चर पिला दिया। बीबी, ये कॉलेज है कॉलेज, यहाँ तुम तालीम हासिल करने के लिए आती हो। उन्होंने सख्ती से कहा, यहाँ कोई फैशन शो नहीं हो रहा, यहाँ तुम्हें तालिबा बनकर आना पड़ेगा, यहाँ तो नाखन पॉलिश तक नहीं चलेगी। सुना तुमने? शहनाज को सायरा पहली ही नज़र में भा गई थी। वो उसे देखकर ये सोचती रही कि ये लड़की आखिर किस हीरोइन से मिलती है। उसके तरशे हुए बाल, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, वो वाकई बहुत हसीन लग रही थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था कि वो किस हीरोइन से मिलती है, क्योंकि उसका अंदाज़ बहुत प्यारा था, आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ था। उसके अंदाज में बहुत ज़्यादा खुद एतमादी नज़र आती थी। शहनाज ये तो तय नहीं कर सकी कि सायरा किस हीरोइन से मिलती है, लेकिन उसने उसी रोज़ कॉमन रूम में सायरा से दोस्ती कर डाली। अब उनके ग्रुप की तादाद 5 हो गई थी। वो चारों सायरा से बहुत मरूब थी। वो वाकई हर एतबार से उनसे बहुत मुख्तलिफ लड़की थी। उसे मुख्तलिफ स्टाइल के बाल बनाना आते थे, मेकअप बहुत अच्छा करना जानती थी, आज़ाद ख्याल लड़की थी और उसे कोई परवाह भी न थी कि वो क्या कर रही है। उसकी माँ मर चुकी थी। वालिद का इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार था। कॉलेज के करीब ही एक फैशनेबल बस्ती में उनका एक बहुत बड़ा बंगला था। दिन भर घर में एक मुलाजमा के सिवा कोई भी ना होता था। अब खाली पीरियड्स में कॉमन रूम में फैशन की क्लास होने लगी। शहनाज, नायला, अंजुम और राशिदा के बाल छोटे होते चले गए। मुझे भी ये सब कुछ सिखा दो ना, एक दिन नायला ने सायरा से कहा। मैं भी तुम जैसा बनना चाहती हूँ। वो शहनाज के दिल की भी आवाज़ थी, इसीलिए शहनाज बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से उस तरफ को देखने लगी। मैं तो नहीं बना सकती, इंडियन फिल्में गौर से देखा करो ना, तो खुद ही बन जाओगी और सब कुछ सीख जाओगी, सायरा ने बेपरवाही से जवाब दिया। इंडियन फिल्में? शहनाज ने हैरत से कहा। हाँ भाई, इंडियन फिल्में। कहाँ देखूं? वीसीआर पर। और कहाँ पर? वीसीआर तो हम में से किसी के यहाँ नहीं, फिर हम क्या करें? रशीदा ने सबकी नुमाइंदगी कर डाली। मेरे घर में तो है ना, रंगीन टीवी भी है और वीसीआर भी। और पता है रंगीन टीवी कितना है? 26 इंच वाला, सायरा ने फखरिया अंदाज में कहा, फिर फराख दिलाना पेशकश कर डाली। तुम लोग मेरे घर चलकर फिल्में देख सकती हो। वाकई? अंजुम ने खुश होकर कहा। लेकिन कब? जब तुम लोगों का जी चाहे। आज ही चलो, चलो मेरे साथ। ये गुफ्तगू कॉमन रूम में आखिरी पीरियड के दौरान हो रही थी। शहनाज ने पुरतशवीश लहजे में कहा, लेकिन घर जाने में तो देर हो जाएगी ना। छोड़ो यार, क्या बैकवर्ड बातें करती हो, सायरा ने मलामत करते हुए कहा। लगता है घर के लोगों को तुम्हारे इंतज़ार के सिवा कोई काम ही नहीं होता। ऐसी ही बात है, शहनाज ने शर्मिंदगी से जवाब दिया। दूसरी सहेलियों ने भी इस बात की तायीद की। वाकई सायरा, ये तो मुमकिन नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर छोड़ो, मेरी तो कोई गर्ज नहीं है, सायरा ने नखुवत से कहा। उसका मूड कुछ ख़राब हो गया था, लेकिन इंडियन फिल्मों की तरगीब ऐसी नहीं थी जिससे वो चारों बच सकती। उनके दरमियान संगीन और कशीदा खामोशी हायल थी और पांचों बेजार बेजार सी बैठी थी। फिर अचानक अंजुम ने कहा, ऐसा करते हैं, कल कॉलेज के बजाय तुम्हारे घर ही चलते हैं, वहाँ फिल्म देख लेंगे। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, मुझे तो वैसे भी इस कॉलेज से कोई दिलचस्पी ही नहीं, सायरा ने कहा। यहाँ तो लेक्चरार की पोस्ट पर मुल्लानियों को भर्ती कर लिया है इन लोगों ने, पता नहीं कैसी हैं। शहनाज इख्तलाफ करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि सायरा का मूड दोबारा से ख़राब ना हो जाए। फिर उसने सोचा, एक ही दिन की तो बात है, चुनांचे उसने कहा, हाँ ये ठीक है, कल चलेंगे। अगले रोज़ वो पांचों कॉलेज के करीब वाले बस स्टॉप पर प्रोग्राम के मुताबिक यकजा हो गई। वहाँ से वो कॉलेज के बजाय सायरा के घर की तरफ को चल पड़ी। रास्ते में एक वीडियो शॉप नज़र आई। सायरा ने कहा, भाई यहाँ से फिल्में ले चलो। शहनाज, ऐसा करो तुम जाकर फिल्म ले आओ, हम यहीं खड़े हैं। उसने एक फिल्म का नाम उसे बता दिया। शहनाज का दिल हौलने लगा। वो इनकार करना चाहती थी, मगर सायरा के मूड के मुताबिक इनकार करना मुनासिब ना था। फिर बैकवर्ड होने का ताना उसे बहुत बुरा भी तो महसूस होता था। चुनांचे वो लरसते कदमों के साथ दुकान की तरफ को बढ़ गई। एक तो कॉलेज यूनिफॉर्म में होने की वजह से उसे वैसे ही चोरी का एहसास हो रहा था, और फिर वीडियो शॉप में जाना और फिल्म खरीदना, लेकिन उसे अपने फॉरवर्ड होने का सबूत भी तो देना था।
वो क्या करती। दुकान में एक जवान आदमी बैठा था। उसकी उम्र 25 और 30 के दरमियान होगी। उसने बड़ी खुश अखलाकी से नर्म लहजे में पूछा, जी फरमाइए, क्या चाहिए। शहनाज को एहसास था कि उसके चेहरे पर कुछ हवाइयाँ उड़ती होंगी, बल्कि उसे तो यूं लगता था कि किसी भी लम्हे उसकी टांगें जवाब दे जाएंगी और वो ढेर हो जाएगी। उसने बड़ी हिम्मत करके फिल्म का नाम दोहराया, मगर उसकी आवाज़ बुरी तरह से लरज रही थी। उसे तवक्को थी कि दुकानदार उसे झिड़क कर भगा देगा, मगर दुकानदार ने रैक पर नज़र डाली और एक कैसेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। फिर उसने बेहद नर्म लहजे में पूछा, आपका नाम और पता। दुकानदार के लहजे ने शहनाज को सहारा दे दिया। उसने सायरा का नाम और पता लिखवा दिया। दुकानदार ने रजिस्टर में इंदराज कर लिया और फिर कहा, जी ले जाइए, किराया 5 रुपए होगा। शहनाज को हैरत हुई। दुकानदार ने बगैर किसी तस्दीक के उसे अपनी कीमती कैसेट दे दी थी। बहरहाल ये सब सोचने का वक्त तो न था। वो तेजी से दुकान से निकली। दुकान से निकलते ही उसके कदमों में मजबूती और ठहराव आ चुका था। सहेलियों तक पहुंचते पहुंचते उसके अंदाज में खुद एतमादी भी आ चुकी थी। अंजुम, रशीदा और नायला उसे सताइशी नजरों से देखती चली जा रही थी। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। घर पहुंचकर सायरा ने फिल्म लगा दी। उन लोगों ने फिल्म देखी। उन्हें वो बिल्कुल नई दुनिया लगी। बहुत बड़ा कमरा, बड़ा सा टीवी, सब कुछ जीता जागता लग रहा था। फिल्म में चंद मनाजिर ऐसे थे जिन पर उन्हें शर्म आई, मगर सायरा के बैकवर्ड वाले ताने ने उन्हें तकरीबन खामोश कर दिया था। अगली बार सायरा उनके साथ नहीं थी। शहनाज को उसने फिल्म का नाम बता दिया। शहनाज दुकान में निस्बतन ज़्यादा एतमाद के साथ चली गई। इस बार दुकानदार उसका नाम पता भी नहीं पूछ रहा था। हर बार वापसी में वो कैसेट वापस कर देती थी। पहले हफ्ते में उन्होंने 2 दिन कॉलेज से छुट्टी करके फिल्में देख लीं, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज की छुट्टियां बढ़ती चली गईं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो हफ्ते में एक बार भी कॉलेज ना गईं। कभी उनमें से कोई इस बात पर तशवीश जाहिर करती तो दूसरी लड़की उन्हें दिलासा देती कि अभी पढ़ाई कहाँ शुरू हुई है, आखिरी 6-7 माह में मेहनत कर लेंगे, अभी तो मज़े करें। एक दिन शहनाज कैसेट लेने के लिए दुकानदार के पास गई तो दुकानदार ने नर्म लहजे में कहा, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाइए। वो खुश मिजाज आदमी साबित हुआ था। अब वो कदरे बेतकल्लुफी से उससे इधर उधर की बातें भी कर लिया करता था। शहनाज ने अपना शनाख्ती कार्ड निकालकर उसकी तरफ तेजी से बढ़ा दिया। दुकानदार ने कार्ड का जायजा लिया और फिर बोला, आप रजिस्टर में अपना नाम क्यों नहीं लिखवाती? दरअसल हम सायरा के घर में फिल्में देखते हैं, इसीलिए। शहनाज ने तकरीबन वजाहत कर दी। मुझसे तो कैसेट आप लेकर जाती हैं ना, मैं नाम आप ही का लिखूंगा। दुकानदार ने फिर कहा। फिर शहनाज को परेशान देखकर तकरीबन दिलासा देते अंदाज में कहा, आप जानती हैं कि ये महज रस्मी सी कार्रवाई है और इसके अलावा कुछ नहीं। शहनाज अब तकरीबन मुतमईन हो चुकी थी। वाकई इसमें क्या हर्ज था। उन्हें एहसास भी न हुआ कि फिल्मों में आहिस्ता आहिस्ता और यानियत बढ़ती चली जा रही थी, बल्कि वो उसकी आदी बन गई थी। उनके नज़दीक अब ये कोई गैर मामूली बात न रही थी। फिर एक दिन अचानक एक फिल्म देखते ही जैसे जादू सा हो गया। फिल्म का मंजर ख़त्म हुआ और स्क्रीन पर जो कुछ नज़र आया उसने शहनाज को दोनों हाथ आंखों पर रखने पर मजबूर भी कर दिया। नायला और अंजुम का भी यही रद्द अमल था। रशीदा ने अलबत्ता मुंह दूसरी तरफ फेरने पर इक्तफा कर लिया था। उन सब के चेहरे सुर्ख हो गए थे। ऐसे में सायरा की आवाज़ दोबारा उभरी, मैं दावे से कहती हूँ कि हम सब इस लड़की से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, मेरा मतलब है अंदर से। और शहनाज का तो जवाब ही नहीं। इसी जुमले के नतीजे में आंखों पर रखे हुए हाथ हट गए। चंद लम्हे वो जैसे मवाजना करती रहीं, फिर उन्होंने दोबारा आंखों पर हाथ रख लिए। सच यार, तुम लोग बहुत बैकवर्ड हो, बहुत बैकवर्ड, सायरा ने तिनक कर कहा। ये तो बेशर्मी है ना सायरा, ये बेशर्मी है, खुली बेशर्मी, शहनाज ने घुटी घुटी आवाज़ में कहा। लेकिन यहाँ कौन है सिवाय हम लोगों के? कोई मर्द है यहाँ पर? है कोई मौजूद जो इस बेशर्मी की बातें करती हो? बोलो, सायरा ने दलील दी। और फिर इसमें क्या हर्ज है? आजकल की सोसाइटी में तो, लेकिन जुलेखा भी तो आ सकती है ना, और अहमर भी, शहनाज ने तकरीबन एतराज़ के लहजे में कहा। जुलेखा मुलाजमा का नाम था और अहमर सायरा के छोटे भाई का। चलो मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, फिर देखती हूँ। सायरा ये कहकर उठी और जाकर कमरे का दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरीके से बंद कर दिया।
इसके बाद उन्होंने पूरी फिल्म देखी। फिल्म खत्म होने के बाद सायरा ने कहा, सच कहती हूँ, तुम सब इस फिल्म वाली लड़की से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। बल्कि मैं तो कहती हूँ, तुम लोगों जैसी हसीन कोई लड़की ऐसी किसी फिल्म में काम करे ना तो फिर देखना। तारीफ ने उन लोगों को अजीब सी नजरों से एक दूसरे को और फिर खुद को देखने पर मजबूर कर दिया था। उस रोज के बाद आईने के सामने उन सब का अंदाज ही कुछ और बदला बदला सा नजर आता था। उसी रोज वो कैसेट वापस करने गई तो उससे नजरें नहीं उठाई जाती थी। उसने कैसेट और 5 रुपए का नोट काउंटर पर रखा और पलट कर वापस चल दी। दुकानदार ने उसे आवाज दी। उसने पलट कर देखा। फिल्म कैसी थी? दुकानदार ने मुस्कुराहट के साथ सवाल किया। उसका लहजा कुछ अजीब सा था। अच्छी थी, शहनाज ने कहा और तकरीबन भागती हुई दुकान से निकल गई। अब ब्लू फिल्में देखना एक मामूल सा बन गया था। अजीब सी बात यह हुई कि अब वो ये फिल्में बहुत शौक से देखती थी। वो एक बार मुंह का जायका बदलने के लिए उन्होंने आम सी फिल्म देख ली, मगर उन्हें लुत्फ ही ना आया। इस दौरान वो कई मारूफ अदाकाराओं की ऐसी फिल्में देख चुकी थी। उन्हें हैरत हुई कि इतनी बड़ी अदाकाराएं भी। फिर एक दिन वो फिल्म लेने गई तो दुकानदार का रवैया कुछ ज्यादा ही बदला हुआ था। आम फिल्म चाहिए तो ले जाओ, उसने बेहद रुखाई से जवाब दिया। खास फिल्म नहीं दे सकता। थोड़े से इसरार और दुकानदार के इनकार के बाद वो सायरा के घर पहुंची, जहां तमाम सहेलियां मुंतजिर बैठी थी। शहनाज ने सूरत हाल बताई तो उन सब की मायूसी की हद बिल्कुल ना रही। कोई बात नहीं, सायरा ने उन्हें तसल्ली दी, कल फिर कोशिश कर लेना। लेकिन अगले रोज और फिर अगले 2-3 रोज मजीद दुकानदार टस से मस न हुआ। वो सब चिड़चिड़ी सी नजर आने लगी। अब उन्हें मालूम हो रहा था कि वो उन फिल्मों के बगैर रह ही नहीं सकती। शहनाज की भी कुछ यही कैफियत थी। जिंदगी वीरान और बेरंग सी लगने लगी थी। 5वें रोज दुकानदार के सामने गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज कुछ करें, मैं कुछ नहीं कर सकता। बॉस का यही हुक्म है कि अब खास फिल्में किसी को बिल्कुल ना दी जाएं। दुकानदार ने कहा, मैं तो मुलाजिम हूँ, उनका हुक्म मानूंगा ना, तुम्हारा तो नहीं। आप मुझे बॉस से मिलवा दें, शहनाज ने आजी से कहा। देखो, पूछता हूँ बॉस से, फिर बताता हूँ तुम्हें वो क्या जवाब देते हैं। मिलना चाहते हैं या नहीं? दुकानदार ने कहा और अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। शहनाज को वो दरवाजा पहली बार नजर आया था। दर हकीकत वो दीवार ही का एक हिस्सा मालूम होता था। बज़ाहिर उसे सरसरी तौर पर देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो कोई दरवाजा है। दुकानदार उसे धकेलकर अंदर चला गया। चंद ही लम्हों में उसकी वापसी हुई। उसने कहा, चली जाओ, बॉस तुमसे जरूर मिलेंगे, अच्छे मूड में हैं इसीलिए। उसने कहा, लेकिन उनसे बहस मत करना, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है, उनकी बात गौर से सुनना। शहनाज ने अंदर कदम रखा और ठिठक गई। दरवाजे से एक कदम आगे खड़े होकर उसने कमरे का जायजा लिया। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। कमरे का माहौल ऐसा था कि वो मरूब होकर रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब उसे शर्म भी आ रही थी। दुकानदार की बात और थी, क्या अब इस अजनबी शख्स से वो ऐसी किसी कैसेट की फरमाइश करेगी? उसी लम्हे मेज के पीछे बैठे हुए मर्द की आवाज ने उसका मसला हल कर दिया। आओ, यहाँ चली आओ ना, रुक क्यों गई? उसने पुकारा और शहनाज जैसे उसकी पुकार पर जादू की डोर से बंधी आगे की तरफ को बढ़ने लगी। करीब पहुंचकर उसने गौर से देखा, वो एक खूबरू और उधेड़ उम्र मर्द था, लेकिन न जाने क्यों उसकी शख्सियत अच्छा तासुर नहीं छोड़ रही थी। आओ, बैठ जाओ, उस शख्स ने सामने रखी हुई कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए शहनाज को कहा। शहनाज वापस जाना चाहती थी। उसका बैठने का कोई इरादा न था, लेकिन दुकानदार ने उसे बता दिया था कि इस वक्त बॉस बहुत अच्छे मूड में है, लेकिन उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है। चुनांचे वो बैठ गई। मसला ये है शहनाज बीबी कि आजकल पुलिस बहुत सख्ती कर रही है, उस शख्स ने कहा। शहनाज को उसके मुंह से अपना नाम सुनकर झटका लगा, मगर फौरन ही पुलिस के तस्करे से उसका दम निकल गया। इसीलिए मैंने असगर को कैसेट देने से मना कर दिया है। अभी 1 हफ्ता पहले पुलिस ने हमारा रजिस्टर चेक किया, तुम्हारे नाम पर वो अटक गए थे। तुम्हारा पता पूछ रहे थे, मगर हमने उन्हें पता बिल्कुल न बताया। शहनाज की आंखों के सामने तकरीबन अंधेरा छाने लगा। मैं मेरा पता? क्यों? वो बुरी तरह हकलाने लगी। वो मुस्कुराया। हाँ, तुम्हारा पता, और तुम्हारा पता हमारे पास है ना, लेकिन रजिस्टर में सिर्फ कॉलेज का नाम लिखा था। वो तुम्हारे कॉलेज जाने को कहते थे। कॉलेज?
शहनाज के हाथ पांव तकरीबन सुन्न हो चुके थे। पुलिस उसके घर और कॉलेज भी पहुंच सकती थी। ये तसव्वुर ही उसके लिए मर जाने के मुतरादिफ था। उसका जहन साएं साएं कर रहा था। हाँ, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मेरे पुलिस में बहुत ताल्लुकात भी मौजूद हैं। उस शख्स ने अकड़ कर कहा, मैं जानता हूँ कि तुम कॉलेज कम ही जाती हो। मुझे ये भी मालूम है कि तुम इज्जतदार घराने की लड़की हो। मैं उन्हें ना कॉलेज पहुंचने दूंगा और ना ही तुम्हारे घर, बल्कि मैं तो कॉलेज में भी तुम्हारी हाजिरियां बराबर करवा दूंगा। तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करो। शहनाज को उस वक्त वो शख्स फरिश्ता मालूम हो रहा था, मेहरबान, मुखलिस, ख्याल रखने वाला। उस वक्त उसकी इज्जत उसके हाथों में थी और वो उसे बेफिक्र रहने को कहता था। मगर शहनाज को धड़का लगा था। मगर तुमने यहाँ आकर गलती की है ना, वो शख्स बोला। एक मिनट, ये कहकर वो उठा और दुकान में खुलने वाले दरवाजे की तरफ चला गया। दरवाज़ा ज़रा सा खोलकर उसने दुकान में झांकना चाहा और फौरन ही वापस चला आया। मेरा खदशा बिल्कुल दुरुस्त था, उसने कहा। दुकान में 2 पुलिस वाले तुम्हारे मुतल्लिक पूछगछ करते हैं। शहनाज के औसान खता हो गए। अब क्या होगा? वो हकलाई। बस मैं तो फिर यही कहूँगा कि तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। वो मुस्कुरा दिया। आओ मेरे साथ, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम यहाँ आई हो। जल्दी करो। शहनाज उठ खड़ी हुई। उस कमरे में वैसा ही एक और दरवाज़ा भी मौजूद था जैसे दरवाजे से वो गुजरकर अंदर इस कमरे में आई थी। उस शख्स ने वो दरवाज़ा खोला और शहनाज को एक कमरे के अंदर ले गया। वो निस्बतन छोटा कमरा था। शहनाज ने ऐसे कमरे सिर्फ फिल्मों में देख रखे थे। उसमें सिर्फ एक बहुत बड़ा बेड पड़ा था, बहुत खूबसूरत बेड। बेड के साथ एक मेज़ पड़ी थी। यहाँ बैठ जाओ, उस शख्स ने कहा। वहाँ बैठने को बेड के सिवा कुछ भी तो न था। शहनाज आहिस्ता से बैठ गई। उस पर पुलिस वालों का हॉल सवार था। उस शख्स ने फ्रिज खोलकर एक बोतल निकाली और ग्लास में मशरूब उंडेलना चाहा। फिर उसमें पानी मिलाकर वो ग्लास उसके पास ले आया। लो, ये शरबत पी लो, कुछ सुकून मिलेगा। शहनाज का खौफ दोचंद हो गया। जी शुक्रिया, मगर मेरा दिल नहीं चाहता। पी लो, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा और मैं तुम्हें अपने कमरे से निकाल दूंगा और उसी कमरे में भेज दूंगा। मैं किसी को यहाँ लाता नहीं हूँ। तुमने पहले नहीं सुना था? वो तो बस पुलिस वालों से बचाने के लिए तुम्हें यहाँ ले आया, वरना ये तो मेरा पर्सनल रूम है। शहनाज को दुकानदार की बात याद आ गई। उसने ग्लास उठाकर एक घूंट पी लिया। उसे फंदा सा लग गया। उस शख्स ने जल्दी से बढ़कर ग्लास संभाल लिया। ये तो बहुत कड़वा है, शहनाज ने फरियाद की। हाँ, इसकी मिठास जरा कड़वाहट पीने के बाद ही खुलती है। अभी तक शहनाज बहुत सारी फिल्में देख चुकी थी। ये शराब है, उसने आहिस्ता से कहा। हाँ, अब जल्दी से एक और घूंट पी लो। उसने गिलास शहनाज को दोबारा थमा दिया। तुम समझदार लड़की हो। समझदार लड़कियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, उसने मानीखेज लहजे में कहा। बाहर पुलिस थी, रुसवाई थी और मौत थी, और अंदर एक ऐसा मेहरबान शख्स जो उसे पुलिस, रुसवाई और मौत से बचाने पर आमादा था। लेकिन उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। चुनांचे उसने दिल कड़ा करके नाक बंद कर ली और एक ही सांस में ग्लास खाली कर दिया। उसके हलक से अंदर तक आग की एक तेज लहर खिंच गई, मगर चंद ही लम्हों में उसे ऐसा लगा जैसे वो हल्की फुल्की हो गई हो। इस दौरान वो शख्स अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली। वो पलटा तो उसके हाथ में एक बहुत खूबसूरत लिबास था। वो शहनाज की तरफ बढ़ा। तुम यहाँ कॉलेज के यूनिफॉर्म में हुई ना, तो पहचान ली जाओगी। पुलिस वाले तलाशी पर भी इसरार तो कर सकते हैं ना। तुम जल्दी से ये लिबास तब्दील कर लो। शहनाज अब अजीब कैफियत में मुब्तला थी। उसका जहन पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। उसने वो कपड़े ले लिए और इधर उधर देखा। कपड़े कहाँ जाकर बदलूं? उसने तकरीबन लड़खड़ाती आवाज में पूछा। यहीं, इसी कमरे में। यहाँ और कोई जगह नहीं है, यहीं बदलोगी और कहाँ? तो आप तो बाहर चले जाए ना। नामुमकिन, जब तक तुम कपड़े नहीं बदलोगी मैं बाहर नहीं जाऊंगा, उस शख्स ने सख्त लहजे में कहा। देखो शहनाज, अगर तुम यहाँ कॉलेज के कपड़ों में बरामद हुई ना तो मेरी पोजीशन बहुत ख़राब हो जाएगी। शहनाज की कुछ समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। उसका जहन तकरीबन माऊफ हो चुका था। या तो तुम कपड़े तब्दील करो या फिर बाहर जाकर पुलिस वालों का सामना करो, उसने सख्त लहजे में कहा। शहनाज ने उसके हुक्म की तामील के लिए उसकी तरफ पीठ कर ली। अब वो बोला, नहीं, उस तरफ रुख करने की ज़रूरत नहीं, मेरे सामने ही। अब शहनाज के पास मुदाफ़ियत नाम की कोई चीज़ बाकी न थी। उसने हुक्म की तामील कर डाली। उसे अंदाज़ा भी न था कि ये सब कुछ
ایک پوشیدہ کیمرے کے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ اسے بھوکی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بولا، تم تو بہت حسین ہو شہناز، اور یہ لباس بھی تم پر بہت سج رہا ہے۔ پوری فلم انڈسٹری میں کوئی ہیروئن ایسی نہیں جس کے پاس تم جیسا حسن ہو۔ خیر، خود ہی دیکھ لینا، میں ذرا پولیس والوں کو نمٹا کر آؤں، پھر دیکھتا ہوں۔ تم یہاں اطمینان سے بیٹھو، میں فلم لگا دیتا ہوں، آرام سے فلم دیکھو اور پھر مزے کرو۔ بیڈ کے سامنے ٹی وی ٹرالی رکھی تھی، اس میں وی سی آر بھی رکھا تھا۔ اس شخص نے کیسٹ لگائی اور ٹی وی اور وی سی آر آن کر کے خود باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہناز بستر پر بیٹھ گئی اور ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ ویسی ہی فلم تھی جس کی وجہ سے وہ اس مقام تک آ پہنچی تھی۔ وہ فلم دیکھتی رہی، وہ پوری طرح نشے میں تھی۔ اس وقت اسے کوئی خوف نہ تھا، پولیس والے بھی اسے یاد نہیں رہے تھے جن کے خوف سے وہ اس کمرے میں چھپی بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شخص واپس آ گیا اور بے تکلفی سے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ پولیس والے ٹلے نہیں ہیں، انہیں یقین ہے کہ تم کیسٹ لینے ضرور آؤ گی، اس نے آہستہ سے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ شہناز پھر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، تم آرام سے اوپر ہو کر بیٹھو اور فلم غور سے دیکھو۔ وہ مایوس ہو کر چلے جائیں گے، تب تم گھر کی طرف روانہ ہو جانا۔ آرام سے چلی جاؤ گی گھر، ابھی یہ تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے۔ شہناز پھر فلم دیکھنے لگی۔ ذرا دیر بعد اس شخص کی دست درازیاں شروع ہوئیں۔ شہناز کو زیادہ برا بھی نہ لگا، کچھ شراب کا نشہ تھا اور کچھ فلم کا نشہ جو وہ دیکھ رہی تھی۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ وہ خود ایک فلم کی ہیروئن بن گئی تھی۔ کوئی 3 گھنٹے بعد اس شخص نے کہا، اب تم جاؤ، پولیس والے تقریباً جا چکے ہوں گے۔ شہناز کا نشہ اتر چکا تھا اور طبیعت بہت بگڑ رہی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس پر کیا بیت چکی۔ وہ روئی دھوئی لیکن آخر اسے صبر آ ہی گیا۔ جاؤ، جا کر کپڑے تبدیل کرو، اس شخص نے حکم والے انداز میں کہا۔ تب شہناز کو پتہ چلا کہ اس کمرے میں ملحق باتھ روم بھی تھا، اس کے لیے باقاعدہ جال بچھایا گیا تھا۔ یہ اسے بعد میں پتہ چلا کہ سائرہ بھی ان لوگوں کی اعلی کار تھی۔ اس پر یہ لوگ اسی انداز میں کئی سال پہلے قابو پا چکے تھے اور اس کے ذریعے جانے اس کے کالج کی کتنی لڑکیوں کو خراب بھی کر چکے تھے۔ تباہی اور بربادی کا وہ سلسلہ جانے کتنے گھروں تک پھیل چکا تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے ایک اور دروازے کی طرف لے گیا۔ اب کیسٹ لینے تم نہیں آؤ گی، اس نے کہا، اپنی کسی سہیلی کو بھیجو گی، لیکن 1 ہفتے بعد، آج ہی کے دن یہاں ضرور آنا۔ نہیں آئی نا تو پولیس تمہارے گھر پہنچ جائے گی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی کوٹھی کا لان نظر آ رہا تھا، اس کوٹھی کا جس میں وہ ویڈیو شاپ تھی۔ سمجھ گئی ہو نا اب میں نے کیا کہا؟ سمجھی ہو نا؟ سمجھ تو گئی ہوں، لیکن آئندہ میرے سامنے لیکن ویکن نہیں کرو گی، اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ میں پولیس کو تمہارے گھر اور کالج سے دور صرف ایک صورت میں رکھوں گا کہ تم میری ہر بات مان لو گی، ہمیشہ اور ہر وقت۔ شہناز اس ایک دن میں اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ اب اس کی سہیلیوں کی باری ہے، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس روز وہ گھر واپس چلی گئی۔ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے وہ کمرے میں بند پڑی رہی۔ اگلے روز وہ سائرہ کے گھر چلی گئی۔ اس نے بتایا کہ اب وہ ویڈیو شاپ پر اسے فلم نہیں دیں گے۔ سہیلیوں کو کوئی تردد نہ ہوا، انجم وہاں پر موجود تھی، اب وہ فلم لینے چلی گئی۔ 1 ہفتے بعد شہناز وہاں گئی۔ اس روز اسے معلوم ہوا کہ ویڈیو شاپ کے مالک کا نام توقیر حسین ہے۔ توقیر نے شہناز کو اس کی اپنی فلم کی چند جھلکیاں دکھائیں۔ شہناز لرز کر رہ گئی۔ اب تم ہر روز کالج جاؤ گی، توقیر نے کہا۔ پہلے پیریڈ کے بعد تم کالج سے نکل آیا کرو گی، سمجھی تم؟ لیکن گیٹ بند کر دیا جاتا ہے اور چوکیدار، میں نے بات کر لی ہے چوکیدار سے، تم لوگوں کے لیے گیٹ کھل جایا کرے گا۔ کب اور کیسے یہ سوال مت کرنا۔ یوں شہناز اس جال میں پھنس کر ڈریم گرل سے کال گرل بن گئی۔ کالج میں ایک پیریڈ اٹینڈ کر کے وہ سائرہ کے گھر چلی جاتی۔ وہاں فون پر توقیر کا بلاوا آتا تو وہ اس کی کوٹھی میں پہنچا دی جاتی۔ وہاں بڑے بڑے افسر تفریح کے لیے آتے تھے، وہی توقیر کے اثر و رسوخ کا ذریعہ بھی تھے۔ اس تمام صورتحال کے باوجود نہ جانے کیسے اس نے انٹر کر لیا۔ توقیر نے اسے یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا۔ اب وہ پوری طرح سے آزاد خاتون تھی۔ پھر اس کی زندگی کا وہ سیاہ دن آیا جس نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس دن پولیس نے ایک بنگلے پر چھاپا مار کر 5 لڑکیوں اور 5 مردوں کو گرفتار کیا۔ اخبار میں اس کی تصویر چھپ گئی۔
पुलिस पूरी तफ्तीश के बावजूद ये पता न चला सकी कि वो बंगला किसने किराए पर लिया था और कौन वो घिनौना कारोबार चला रहा था। लड़कियों ने खौफ से जबान नहीं खोली थी और कस्टमर्स को कुछ मालूम ही न था। ऐसे में बाबर ने उसे छुड़वाया, उसकी जमानत करवाई। वो बाबर के साथ ही रहने लगी थी। वो घर वालों को क्या, किसी जानने वाले को भी कभी मुंह नहीं दिखा सकती थी। बाद में उसे मालूम हुआ कि उसके माँ बाप उसकी तस्वीर अखबार में छपने के 6 माह के अंदर अंदर मर चुके थे और भाई मकान बेचकर कहीं दूर चले गए थे। अब उसका दुनिया में कोई बाकी ना रहा था सिवाय बाबर के।